मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे मैम बेटा हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं। तो चैप्टर हमने पढ़ लिया है। इसके लघुत्तरीय तक प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं। आज करते हैं हम इसके दीर्घ प्रश्न और शब्द भंडार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा तीसरा, दीर्घ में तीसरा है, दो हमने कर लिए। पुनः स्मरण में अक्षमता से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताइए कि पुनः स्मरण में अक्षमता इससे आप क्या समझते हैं? समक्षता तो है। पुनः स्मरण में असमक्षता का अर्थ है स्मृति में अंकित तथ्यों को समय पर पुनः न याद कर पाना। तो पुनः स्मरण में अक्षमता का अर्थ है स्मृति में अंकित तथ्यों को समय पर पुनः याद न कर पाना। समय निकल जाने पर वे तथ्य अपने आप स्मरण हो जाते हैं। और इसका मतलब है कि कोई चीज़ जो समय है, आप कोई चीज़ आपने याद करी है, वो आपको जब याद करने की होती है, कुछ चीज़ ढूंढते हैं तो वो याद नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो समय निकल जाता है तो वो अपने आप याद आ जाती है। ऐसी विस्मृति अस्थायी होती है। ऐसी जो स्मृति होती है वो क्या होती है? अस्थायी होती है। इस स्थिति की तुलना वैज्ञानिक रखकर भूली वस्तु से करते हैं जो समय निकलने के पश्चात अपने आप हाथ लग जाती है। तो वैज्ञानिक इसकी तुलना एक ऐसे करते हैं कि जैसे मान लो हमने कोई चीज़ रखी है, कहीं पे हमने संभाल के किसी चीज़ को रखा और हम उसको जब हमने उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम ढूंढने लगे तो वो हमें मिलती नहीं है, हम भूल जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद में जब वो समय निकल जाता है, उसके बाद में उससे जो काम होता है वो निकल जाता है, तो वो चीज़ हमें अपने आप में याद रखी हुई मिल जाती है। तो हमें याद आता है कि अच्छा हमने यहाँ रखी थी। तो पुनः स्मरण में अक्षमता का यही तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मेरी स्मॉल द्वारा स्मृति बढ़ाने की कौन सी विधि निकाली गई? इसकी प्रमुख बातें अपने शब्दों में लिखिए। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गैरी स्मॉल ने स्मृति बढ़ाने की कौन सी विधि निकाली थी? देखो, स्मृतिवर्धक सूत्र है वो 7 हैं जो हमने किए थे कि अच्छी निद्रा, गहन श्वसन, नियमित व्यायाम। अब ये है कि आपके स्मॉल ने जो स्मृति बढ़ाने की जो विधि बताई थी वो कौन सी है। तो उन्होंने जो विधि बताई थी, तो बेटा आपका उत्तर है ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। तो गैरी स्मॉल ने स्मृति बढ़ाने हेतु एक विधि निकाली थी जिसकी 4 महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित हैं। वो कौन कौन सी हैं? विशिष्ट भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि, तनाव दमन और स्मृति संबंधित व्यायाम। तो ये चारों चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं ये हमने लिखनी है। जैसे विशेष भोजन में आप लिख लो कि गैरी स्मॉल के अनुसार स्मृति को तेज करने हेतु ऐसे भोजन की आवश्यकता है जिसमें अमीगा युक्त भोजन वर्तमान हो। ये फल, ये अम्ल ड्राई फ्रूट और कुछ मछलियों में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ फलों व हरी सब्जियों में भी वर्तमान होते हैं। तो विशिष्ट भोजन में हो गया कि हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो ओमेगा उपयुक्त अम्ल वर्तमान हो उसके अंदर, और साथ साथ में जैसे उसमें ड्राई फ्रूट हो, मछलियाँ हों, फल और हरी सब्जियों में खाने चाहिए। सारी गतिविधि में है कि हमें भ्रमण, शरीर का तनाव, प्राप्त विश्राम आदि करना चाहिए जो हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होता है। और साथ साथ में 15 मिनट का दैनिक प्राणायाम भी करना चाहिए। तनाव दमन है। तनाव दमन में आप लिखोगे कि नियमित रूप से अपनाकर कि हम इस उपाय को तनाव दमन के उपाय को अपनाकर नियमित रूप से इसको भगाया जा सकता है। तो ये आपको तो यहाँ तक लिखना है। ठीक है बेटा। अब है आपका नेक्स्ट शब्द भंडार। शब्द भंडार में है निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं। आपको जो शब्द दे रखे हैं उसके पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे मनगढ़ंत का होता है काल्पनिक, कल्पित। अचानक का हो गया अकस्मात, एकाएक। दमन, अवरोध, रोग। समता, सामर्थ्य, शक्ति। व्यायाम, कसरत, परिश्रम। सेवन, इस्तेमाल, प्रयोग। आगे है विलोम शब्द। अप्रिय का प्रिय, स्मरण का विस्मरण, लघु का दीर्घ, विश्लेषण का संश्लेषण, रचनात्मक का विनाशात्मक। वी है बेटा ये विनाशात्मक, विश्वसनीय का अविश्वसनीय। आगे है निम्नलिखित शब्दों से संज्ञाएं बनानी है। जैसे लघु से बना लघुता, स्पष्ट से स्पष्टता, गहन से गहनता, तन्ना से तनाव, अर्जित से अर्जन, संतुलित से संतुलन, निर्बल से निर्बलता, प्राप्त से प्राप्ति, विशिष्ट से विशिष्टता।
अब है निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाने हैं। परिष्कार से जैसे बना परिष्कृत, शरीर से शारीरिक, स्मरण से स्मरणीय, विज्ञान से वैज्ञानिक, महत्व से महत्वपूर्ण, रचना से रचनात्मक। आगे है निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग कीजिए कि अंतर स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको इस तरह से वाक्य में प्रयोग करना है कि उनका अंतर स्पष्ट हो जाए। जैसे क्रिया, प्रतिक्रिया, सम्मति, सन्मति, निग्रह, विग्रह, प्रकार और प्रकार। तो बेटा मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर अर्थ बताए हैं। क्रिया हो गई किसी भी काम को करना या होना, क्रिया हो गई किसी भी काम का करना या होना। और प्रतिक्रिया क्या होती है? कोई क्रिया होने पर उसके विरोध में या परिणाम स्वरूप दूसरी होने वाली प्रतिक्रिया। कि कोई काम होते हैं उसके जो विपरीत, उसके विरोध में जो उसके परिणाम स्वरूप जो क्रिया होती है वो कहलाती है प्रतिक्रिया। सम्मति और सन्मति। सम्मति होता है सलाह, सम्मति क्या होता है? सलाह। और सन्मति होती है बेहतर समझ। निग्रह होता है रोक या अवरोध। निग्रह का मतलब क्या होता है? रोकना या अवरोध करना। और विग्रह का मतलब होता है, विग्रह करते हैं ना जैसे समास विग्रह, तो उसका विभाग या टुकड़ा, वो होता है विग्रह यानी अलग करना। प्रकार और प्रकार। प्रकार और प्रकार। प्रकार होता है आपका जो कंपास होता है ना, उसके लिए बोला है कि वृत्त की परिधि जो सर्कल हम बनाते हैं, बनाने का 2 भुजाओं वाला उपकरण है, वो प्रकार है। और प्रकार है भेद या किस्म के, अलग अलग प्रकार के जो होते हैं वो। नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनके वाक्य में प्रयोग करना है आपको। 2-4 होना यानी सामना होना, आम सामने आना। 2-4 होना का मतलब क्या होता है? कि सामने आना, कि वह उससे भाग रहा था लेकिन उससे 2-4 हो गया। आंख लगना, नींद आना। आंख लगने का अर्थ है नींद आना। निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको क्या करना है? इनका वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करना है कि उनके 2 अर्थ हों। मान है 2 शब्द हो गए। एक तो मानना हो गया कि किसी की बात मानना, और एक मान हो गया मान सम्मान वाला। तो बड़े लोगों का मान सम्मान करना है। दूसरा में हो गया वह मेरी बात मान गया। ठीक है, क्रिया हो गई। एक तो क्रिया होती है कि किसी काम का करना, और एक होता है जैसे धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं ना, वो क्रिया। तो वह धार्मिक क्रियाक्रम को बहुत मानता है। और दूसरी क्रिया में हो गई कि किसी काम का करना क्रिया है। किसी भी काम को हम जो करते हैं वो क्या है? क्रिया है। फिर है अंक। अंक के 2 अर्थ होते हैं। एक तो अंक होता है संख्या, और दूसरा होता है गोद या नाटक का जो खंड होता है उसको अंक बोलते हैं। तो मेरे गणित में कम अंक आए, और दूसरा हो गया यह नाटक का तीसरा अंक है। अंक यानी कि उसका जो खंड होता है ना, उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है वो। विचार अभिव्यक्ति है निद्रा तथा विश्राम स्मरण शक्ति को बनाए रखने हेतु क्यों आवश्यक है? 7-8 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। अब है यहाँ पर भाषा कौशल में, जैसे ज्ञानेंद्रिय परक का अर्थ होता है ज्ञानेंद्रियों पर आधारित। वैसे कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपको, उस पर उनके अर्थ बताने। सारांश परक यानी सारांश पर आधारित। साधना परक साधना पर आधारित। रचना परक रचना पर आधारित। नीति परक नीति पर आधारित। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। समावधि तो क्या हो गया? समय प्लस अवधि, दीर्घ संधि। प्राणायाम प्राण प्लस आयाम। ज्ञानेंद्रिय ज्ञान प्लस इंद्रिय। व्यायाम वी प्लस आयाम। विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी। मनोविज्ञान मन प्लस विज्ञान। तो पहले में और दूसरे में आपके दीर्घ संधि है। इसमें आपके गुण संधि है, व्यंजन संधि। व्यायाम में, विद्यार्थी में आपके फिर से दीर्घ संधि, और मनोविज्ञान में आपके विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है सर्वनाम की परिभाषा देकर प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण स्वरूप 4 वाक्य लिखिए। तो सर्वनाम की परिभाषा सभी को आती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और प्रश्नवाचक आपको है वो 4 वाक्य लिखने हैं। प्रश्नवाचक वैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तो इस तरह से आप 4 वाक्य लिखेंगे। बेटा ये 10 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो कल करेंगे हम ग्रामर। थैंक यू। Good morning and class. So let's start our today's maths class. In the previous class we discussed or completed our exercise 7.1. Now the next exercise is 7.2, in which we have to factorize the following algebraic equation by using these terms. ठीक है, इनमें क्या है हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर है, उसके साथ बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो आइडेंटिटीज की फॉर्म में होगा। अब इनमें इन
केसेस में होगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या हमारे पास रूल क्या होता है कि ये जो x के साथ जो टर्म है उसको हमें टू इक्वल पार्ट्स में नहीं, टू पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उनका सम विल बी सम या उनका सब्ट्रैक्शन इक्वल हो b के, और उनका मल्टीप्लीकेशन करें तो किसके इक्वल आए, c के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस b है तो दोनों का सम क्या आना चाहिए, माइनस, ठीक है। और उन दोनों नंबर्स को अगर हम ले तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, प्लस का c। अब हमें पता है दो नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो प्लस कब आता है, जब दोनों ही माइनस के हो। तो अब देखो यहाँ पे माइनस b है और प्लस का c है, तो दोनों वैल्यूज को पहले तो यहाँ पे प्लस बनाने के लिए क्या होगा, माइनस माइनस ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस टर्म है तो इसीलिए माइनस टर्म्स तो आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस b1 माइनस b2, क्योंकि सेम टर्म्स होती है माइनस माइनस वाली, तो क्या होता है, साइन माइनस का आ जाता है और क्या हो जाता है हमारे पास, एडिशन हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस का c आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, c माइनस में, मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या है, माइनस में आंसर आए, लेकिन प्लस और माइनस करने पे हमारे पास प्लस में ही आंसर आए, क्योंकि b यहाँ प्लस में। तो क्या हो जाएगा, b1 माइनस b2, मतलब बिगर टर्म जो है यहाँ b1 है, b1 बिगर टर्म में से स्मॉलर माइनस करेंगे, प्लस का ही साइन आएगा, और मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक टर्म माइनस है तो माइनस c हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों ही माइनस हो तो उस टर्म में क्या होता है, यहाँ पे बिगर टर्म जो होगी, अब पता है माइनस और प्लस साइन में माइनस कब आता है, जब हमारे पास क्या हो, टर्म्स क्या हो, एक माइनस वाली बिगर टर्म हो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो जाता है डिफरेंट साइन में, और साइन किसका आता है, बिगर टर्म के आगे, तो माइनस लाना है, इसीलिए बिगर टर्म क्या होगी, माइनस में होगी, और मल्टीप्लीकेशन करने पे माइनस आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट ये, उसका अब हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 21 ऑफ m प्लस 68, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये कौन सा पार्ट बन रहा है, सेकेंड वन, ठीक है। तो 21 को हमें किस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, b1 माइनस b2, मतलब दोनों का सम क्या आना चाहिए, माइनस का b आना चाहिए, मतलब माइनस का 21, और मल्टीप्लीकेशन करने पे 68 आना चाहिए, ठीक है। 68, अब हमारे पास ये दोनों पेज बनेंगे 17 और 4 के, ठीक है। अब 17 और 4 यहाँ पे क्या है, दोनों ही माइनस माइनस है, तो दोनों माइनस कर देते हैं, फर्स्ट में लिख देते हैं -4m, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 17m, और 68 को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों से क्या ले लेते हैं, m कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा m, और यहाँ बचेगा 4। यहाँ से अब हम कॉमन लेते हैं प्लस का 17, क्योंकि 17 4 तो 68 होता है, इसीलिए प्लस का 17 लिया। यहाँ क्या बचा, माइनस का m, और यहाँ बचा प्लस का 4, ठीक है। अब इससे माइनस कॉमन ले आते हैं, क्योंकि यहाँ फैक्टर है -4 और यहाँ है -m+4, तो माइनस कॉमन लेके आएंगे वहां से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा m और माइनस का 4। अब यहाँ देखो m-4 कॉमन, तो यहाँ से m-4 कॉमन लिया, यहाँ बच गया हमारे पास सिर्फ m, और यहाँ बच गया माइनस का 17, तो यही क्या बन गया हमारे पास इसके फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ, जिसमें क्या है, दोनों साइन माइनस, मतलब रूल कौन से होंगे ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 19 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसमें क्या हो, बिगर टर्म के आगे माइनस हो, सम करना है, लेकिन बिगर टर्म के आगे क्या हो, माइनस हो, मतलब सब्ट्रैक्शन करके। अब यहाँ देखो 92 बनाना है, 1 से करेंगे 92, उनका वो नहीं होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे। 2 पे करते हैं, 2 से अगर करेंगे तो कितना फैक्टर बनेगा, 4 और 6, 46 और 2 अगर माइनस प्लस भी करते हैं तो 44 आता है, ये भी फैक्टर नहीं होगा। 3 से करते हैं, 3 से डिवाइड नहीं होगा, देन 4 पे जाते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 23 और 4 का हमारे पास माइनस या प्लस करने पे 19 आता है, तो क्या हो जाएगा, y की पावर 2 माइनस 23y हो जाएगा, क्योंकि माइनस की टर्म कौन सी लेनी है हमें, बिगर वाली, और प्लस की कौन सी लेंगे, जो स्मॉलर है। 23 और 4 का हमारे पास फैक्टर टूटा है यहाँ पे, और यहाँ माइनस का 92। अब यहाँ देखो इन दोनों से y कॉमन आ सकता है, y ले लेते हैं यहाँ से, और ये क्या हो गया y माइनस 23, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 4 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 23, ठीक है। अब यहाँ देखो y माइनस 23, y माइनस 23 कॉमन आ गया दोनों से, और यहाँ क्या बचेगा, y प्लस 4, ठीक है। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दिस 8th है, x² माइनस 11x माइनस 1/2, अगेन 4th वो है जिसमें क्या करना है, दो फैक्टर्स करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे, क्योंकि -b1 + b2 है, तो इसीलिए दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पे आंसर आना चाहिए -11
और मल्टीप्लीकेशन पे 102। ठीक है, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, इसको डिवाइड करना है। 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 51 और 2 के फैक्टर्स अगर हम उनको माइनस करेंगे कितना आएगा 49। 11 नहीं आया, नेक्स्ट पे जाते हैं। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 3 4 जा 34 और 3 का क्या आएगा हमारे पास, माइनस करेंगे तो 31 जो कि 11 नहीं है। नेक्स्ट पे जाते हैं 4 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा। देन नेक्स्ट पे जाते हैं 5 से नहीं होगा, 6 से करते हैं। अब 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 और 6 7 जा तो 17 और 6 सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आएगा 11। तो फैक्टर क्या बन गया हमारे पास x² माइनस, अब क्या बने हमारे पास, एक तो बना है 6 और दूसरा क्या है 1 और 7। ठीक है, कौन सा फैक्टर बड़ा है दिस वन, और माइनस में कौन सा होगा जो बिगर फैक्टर है। तो हमने यहाँ लिख दिया 17x और यहाँ पे आ गया प्लस का 6x और माइनस 102। अब क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से, x माइनस 17 कॉमन आ गया यहाँ से, और यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं। x माइनस डिवाइड करेंगे कितना आएगा 17। ठीक है, x माइनस 17 कॉमन आ गया दोनों से। यहाँ क्या बचा सिर्फ x, यहाँ बचा प्लस का 6। ठीक है, ये x और जो दोनों फैक्टर तोड़ते हैं उनमें से क्या करते हैं, उनके पीछे हम क्या लिखते जाते हैं x। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज, तो 9 पार्ट में क्या है हमारे पास, यहाँ पे x² जो है वो माइनस में, और यहाँ पे किसी भी टर्म में हमने x² को माइनस में नहीं स्टडी करा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं सारी जगह से, और क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस का होता है वो माइनस बन जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस बन जाता है। तो x² क्या बन गया, प्लस की टर्म बन गई, ये क्या हो जाएंगे दोनों माइनस की टर्म्स बन जाएंगी, और ये आ गए हमारे पास। ठीक है, अब फिर से कौन सा फैक्टर बन गया, यही फोर्थ वाला है। इसमें क्या होगा, अब हमें 22 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिससे जिनका सब्ट्रैक्शन क्या हो हमारे पास 22 आए। अब 48 देखो, 48 को सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 से करा हमारे पास 24 आया। अब 24 और 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 22 आ सकता है। ठीक है, तो क्या फैक्टर बने 2 और 24। ठीक है, अब बिगर फैक्टर कौन सा है 24, तो वो किसका होगा हमारे पास माइनस का। तो यहाँ माइनस तो सबसे पहले कॉमन लेते हैं, x² माइनस का 24x बन गया और प्लस का 2x माइनस में 48 हो गया इतना। माइनस यहाँ पे कॉमन, यहाँ इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं x, तो x और यहाँ क्या बचा x माइनस 24। यहाँ से इन दोनों से कॉमन क्या आ सकता है 2x माइनस 24। ठीक है, अब ओवरऑल क्या कॉमन आ सकता है x माइनस 24, यहाँ भी x माइनस 24 है तो x माइनस 24। यहाँ क्या बचा सिर्फ x और यहाँ पे बचा प्लस का 2। ये क्या हो गया हमारे पास, इसके फैक्टर्स माइनस आर के साइन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज नाउ 11th पार्ट इज, इसमें क्या करना है, ये कौन सा पार्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड, जिसमें क्या होगा दोनों वैल्यूज हमें क्या लेंगे माइनस की, मतलब कि उनका एडिशन होगा, और एडिशन होने के बाद माइनस का 25 आना चाहिए, और क्या होना चाहिए उनका मल्टीप्लीकेशन करने पे 84। तो 84 को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से करें, 2 और 42। ठीक है, 42 और 2 को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 44, जो कि आंसर नहीं है। देन 3 पे जाते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा एंड 3 8 जा 28, और 3 को अगर हम वो करेंगे, एक सेकेंड, 2 एंड 8 28। सो 28 और 3 को अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आंसर तो 4 पे जाते हैं, क्योंकि 28 और उसको करेंगे तो माइनस का तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, लेकिन ये टर्म क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। इसको करेक्ट कर लेना, मैंने जो फैक्टर्स बनाए हुए उसमें से। अब यहाँ देखो 4 पे जाएंगे, 4 2 जा एंड 4 1 जा 21 और 4 उसका 17 होगा, लेकिन प्लस करने पे क्या होगा उन दोनों का कितना आंसर आएगा 25। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे यहाँ पे 4 और क्या हो जाएगा 21, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा p², दोनों ही माइनस के हैं तो किसी को भी आगे और किसी को भी पीछे लिख सकते हैं यहाँ पे, और 84। ठीक है, 3 से आ तो रहा था आंसर, लेकिन 3 से क्या था सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा था, और उसके बाद ये अगर हम मल्टीप्लाई करते तो वो टर्म क्या बन जाती है हमारे पास, ये माइनस की बन जाती है, लेकिन यहाँ प्लस है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा p यहाँ कॉमन आ जाएगा, इसमें बचा p माइनस 21। यहाँ से हम माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं, चलो पहले प्लस का ही 4 कॉमन लेते हैं, क्या बचा यहाँ माइनस, और यहाँ बचा प्लस का 21। अब फैक्टर है यहाँ p माइनस 21 और यहाँ पे अलग है, तो क्या हो जाएगा वहां से क्या कॉमन लेंगे माइनस कॉमन लेंगे, और क्या हो जाएगा p माइनस 21। अब p माइनस 21 दोनों से कॉमन है, क्या बचा p माइनस 4। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। मैंने बुक में फैक्टर जो दिए थे वो माइनस 28 और प्लस का 3 दिया था, वो नहीं होंगे, क्या होंगे -4 और -21 होंगे इसके फैक्टर। ठीक है, सो स्टूडेंट दैट इज ऑल फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स वी ट्राई इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड
Good morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 8th. In previous class we have completed our 5th chapter of history, crafts and industries. Today we start our new chapter of history, 6th chapter, the revolt of 1857, 1857 की क्रांति. Our focusing point are causes of uprising, suppression of revolt and failure of revolt. So let we continue our class. The beginning of resistance, कि विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई. Revolt usually break out when the people are disconnected with the authority. कि रिवोल्ट कब निकल के आती है, रिवोल्ट कब स्टार्ट होती है, जब लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अथॉरिटी से. मैनी ट्राइबल एंड पीजेंट रिवोल्ट टुक प्लेस इन 19th सेंचुरी कॉलोनियल इंडिया. कि बहुत सारी ट्राइबल और किसानों की रिवोल्ट विभिन्न स्थानों पे हुई 19वीं शताब्दी में. जो उपनिवेशिक भारत था, ब्रिटेन के अंडर में जो भारत था उसमें. हाउएवर मोस्ट ऑफ दीज वर लोकलाइज्ड एंड हेरेटिक एंड वर इजीली सप्रेस्ड. कि ये क्या थी कि ये छोटे छोटे स्थानों पे होती थी और ये बिल्कुल मतलब कि इतनी ज़्यादा तेज नहीं थी, इनमें कोई ज़्यादा लोग शामिल नहीं थे, ये ज़्यादा विद्रोह भरी नहीं थी, इसलिए इनको जल्दी ही दबा लिया जाता था. On the other hand, the revolt of 1857 marked a sharp turn from the earlier revolt and uprising. और दूसरी तरफ 1857 की क्रांति जो है, मार्क ए शार्प टर्न, एक तेज टर्न है, एक तेज मुड़ाव है जो पहले की रिवोल्ट्स हुई थी उनकी तरफ से और अब जो अपराइजिंग हुई थी उनकी तरफ से. मतलब कि जो 1857 की क्रांति है वो परिणाम उन्हीं क्रांतियों का है जो पहले छोटी छोटी क्रांतियां होती थी उन्हीं का शार्प टर्न है. इट मार्क द फर्स्ट बिग ऑपोजिशन अगेंस्ट द कंपनीज रूल एंड अफेक्टेड ए लार्ज पोर्शन ऑफ इट रूल टेरिटरीली. और ये सबसे बड़ा मतलब कि बिग अपोजिशन था, ये सबसे बड़ा विद्रोह था ये कंपनी रूल के खिलाफ और बहुत बड़े पोर्शन में ये लड़ी गई थी ये रिवोल्ट. इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज द कंपनी रूल केम टू एंड एज इंडिया वॉज डायरेक्टली पुट अंडर द ब्रिटिश क्राउन. और ये सिग्निफिकेंट ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि कंपनी रूल का एंड आ गया था और इंडिया जो है डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गई थी. देयर आर मैनी रीजन्स फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट. अब क्रांति के बहुत सारे रीजन्स हैं, इस क्रांति के होने के 1857 की क्रांति के होने के बहुत सारे कारण हैं. कॉजेज फॉर द अपराइजिंग, कि ये अपराइजिंग क्यों हुई, ये विद्रोह क्यों हुए. पॉलिटिकल फैक्टर, सबसे पहले पॉलिटिकल फैक्टर है. बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कम टू मैनी इंडियन स्टेट्स both through war and through policies like the subsidiary alliance and the doctrine of lapse. कि 18वीं शताब्दी के ख़त्म होने के साथ साथ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बहुत से स्टेट्स के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था, चाहे वो लड़ाई लड़के लड़े हो, प्राप्त किए हो, चाहे वो कुछ पॉलिसीज़ के द्वारा जैसे सब्सिडरी अलायंस है या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति है, इन नीतियों के द्वारा उसने भारत के राज्यों पर अधिकार किया हो. It also became the strongest political power after the Battle of Buxar. और ये strongest political राजनीतिक पावर भी बन गई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद. The annexation of Awadh was a cause of anguish among the soldiers of Bengal army as most of them belonged to Awadh. कि अवध का जो विद्रोह हुआ था वो किस लिए हुआ था कि बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो बंगाल के थे, जो सोल्जर्स थे जो बंगाल आर्मी थी उसके अंदर बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो अवध के थे. द कंपनी ऑल्सो रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज नाना साहिब एज द लेगिटिमेट हेयर टू द थ्रोन ऑफ पूना. कि जो कंपनी थी उसने रिफ्यूज कर दिया था, उसने नकार दिया था कि नाना साहेब अब पूना की जो राज्य है, जो सिंहासन है, उसके उत्तराधिकारी नहीं है. ही वॉज द अडोप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड. वो अडोप्टेड सन है पेशवा बाजीराव सेकंड के. द कंपनी ऑल्सो फोर्स नाना साहिब टू लीव पूना एंड मूव टू कानपुर एंड दिस ऑल्सो बिकेम अनदर कॉज ऑफ रिसेंटमेंट.
कि कंपनी ने क्या किया, फोर्स किया नाना साहेब को कि वो पूना को छोड़ के कानपुर चले जाएं, और भी बहुत सारे दिस ऑल्सो बिकेम, ये भी दूसरा कारण था विद्रोह का। अनदर क्रूरिकल फैक्टर फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट वॉज द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर हु हैड बीन फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ द रेड फोर्ट। और अदर जो उनके क्यूरिकल मतलब है यहाँ पे दूसरा क्रूरता भरा कारण क्या था इस रिवोल्ट का, कि जो ब्रिटिश सरकार थी उनका जो एटीट्यूड था मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर की तरफ, जिनको फोर्स किया गया था रेड फोर्ट से बाहर निकलने के लिए। ऑल ऑफ दीज सक्सेसर वर ऑल्सो स्ट्रिप्ड ऑफ द टाइटल ऑफ एम्परर। और ऑल ऑफ दिस सक्सेसर, कि ये सक्सेसर कि इनके जो वंशज थे उनको भी सम्राट की उपाधि, मतलब कि सम्राट बनने से इन्होंने अब ये टाइटल उनको नहीं दिया जा रहा था, उनको इस टाइटल से भी मुक्त कर दिया गया था। इकोनॉमिक फैक्टर है अब, द कंपनी हैड अडॉप्टेड हरैश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, कि कंपनी ने बहुत सारी दुख देने वाली, कष्ट देने वाली लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज अपनाई। द इंडियन पीजेंट दस बिकेम एक्सट्रीमली इम्प्रोवाइज्ड, कि जो इंडियन पीजेंट्स थे वो बहुत ही नाराज थे, वो विद्रोह में थे। मोर एवर दे हैड टू फेस एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ द न्यू इंटरमीडिएटरी क्लास लाइक द जमींदार एंड द मनी लैंडर्स। और उनको बहुत ही दमन सहन करना पड़ता था, बहुत ही दबाव सहन करना पड़ता था जो इंटरमीडिएटरी क्लासेस थी, जैसे जमींदार थे और मनी लैंडर थे। वाइड स्प्रेड डेथ ऑफ and destruction were also caused by the famines which had became common in the countries। और बहुत सारी मौतें और जो फेमाइन थी, जो आपदाएं थी भारत के अंदर फैल रही थी, वो कॉमन थी। Moreover, the wealth taken from India was being used for colonial expansion and also to finance the industrial revolution in England, कि जो भारत का धन था उसको भारत में यूज़ ना करके कॉलोनियल एक्सपेंशन के ऊपर, मतलब कि जो उपनिवेश के ऊपर एक्सपेंस किया जाता था, खर्च किया जाता था। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंतर्गत जो कंपनियां आ रही थी इंग्लैंड से, उनको फाइनेंस किया जा रहा था। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ फिनिश्ड गुड इन द इंडियन मार्केट लेड टू कोलैप्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। और जो भारतीय मार्केट था उसके अंदर जो गुड्स थे उनके अंदर भारतीय जो कलाकृति, जो हस्तकला से बने हुए सामान था वो खत्म हो चुका था, कोलैप्स हो गया था। मीनवाइल लेस फिनिश्ड गुड्स कुड बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड हाई टैरिफ एंड इम्पोर्टेंट गुड्स। और अगर मीनवाइल लेस फिनिश्ड गुड्स कुड एक्सपोर्टेड, कि अगर भारत इन चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, हाई टैरिफ लगाती है इन गुड्स को इंपोर्ट करने में और एक्सपोर्ट करने में। इंडिया दस बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कि जो भारत है वो एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का, इन चीज़ों को जो ये बने हुए सामान को भेजने की बजाय अब वो रॉ मटेरियल को भेजने का माध्यम बन गया था, क्योंकि अब यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जाता था और वहाँ से सामान बन के भारत में वापस आता था। मिलियंस ऑफ इंडियन आर्टिशियंस वर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड एंड मैनी हैड टू रिवर्ट टू एग्रीकल्चर, कि भारत के लाखों जो आर्टिशियंस थे वो अनएम्प्लॉय हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे, और बहुत सारों ने क्या कर दिया था, कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। अब है सोशल फैक्टर। The British were never assimilated into the Indian fold and they also remained as outsider, कि ब्रिटिश जो कभी भी भारतीयों के साथ नहीं मिले और वो हमेशा बाहरियों की तरह ही रहे। The government also did not permit Indian in higher rank of the administrative and army, और सरकार ने भी इंडियन को परमिट नहीं दिया कि वो सरकार और प्रशासन और आर्मी के अंदर ऊंचे पदों पे जाएं। This kind of discrimination was a produced disappointment among the educated Indians, और इस तरीके के जो इनके साथ अन्याय हो रहा था, जो इसने एक विद्रोह पैदा कर दिया था पढ़े लिखे भारतीयों के बीच में। The colonial authority attempt to reform the social system of
the time such as a abolition of sati and support for widow remarriage were seen as an intrusion into their tradition. और जो कॉलोनियल अथॉरिटी थी उन्होंने क्या किया था, कुछ सामाजिक सुधार किए थे इस टाइम पे, जो सती प्रथा का विरोध किया था और विडो रीमैरिज मतलब कि विधवा का पुनर्विवाह की इन्होंने जो किया था, वो ये क्या समझते थे कि ये हमारे संस्कृति के अंदर ये इंटरफेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल. यू रीड इट अगेन टू अंडरस्टैंड. वी रीड द रिमेनिंग टॉपिक्स इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Morning students, this is for class 8th. Students, as you all know, we are doing our chapter number 14, phrases and clauses. In previous video I tell you about the define of phrase and clause. Phrases and clauses and kinds of phrases on the next page. There are 3 kinds of phrases: noun phrase, verb phrase, adjective phrase. In previous video I talk about the noun phrase. Now today I will tell you about adverb phrase. Now let's start, and that is on page number 157. Look at here. We have done noun phrase book exercise. Now define of adverb phrase. What is the define of mark it here? When a group of words does the work of an adverb in a sentence, we call it the adverb phrase. For example, the children decorated the snowman enthusiastically. How they are decorated? Enthusiastically is the adverb of manner. When we are doing the work is done. Adverbs क्या होते हैं? When we are talking about the work is done or the work does of an adverb. Sentences में जब हम कोई काम कर रहे हैं तो काम कैसे कर रहे हैं? They all are known as adverbs. You all know. And here we have different kinds of adverbs are also written as the examples. Now on the next page, how we are going to identify the adverbs or adverbs phrases. Now let's start. Here we have adverb is abroad. Abroad का मतलब क्या होता है? फॉरेन लैंड यानी कि फॉरेन कंट्री. अगर हमारे पास इन अ फॉरेन लैंड या फॉरेन कंट्री ये लिखा होगा तो उन्हें हम एडवर्ब फ्रेजेस कहेंगे. एडवर्ब होते हैं जो हमें वन वर्ड में दिया होता है, ठीक है, और एडवर्ब फ्रेजेस कौन से होते हैं? जो हमें एक सेंटेंस में गिवन होता है. ओके, एडवर्ब्स आर गिवन हियर एंड वी हैव द मीनिंग्स ऑफ दीज एडवर्ब्स. सो दीज आर द एडवर्ब फ्रेजेस एंड दिस इज एडवर्ब. Now on the basis of this we are having a book exercise, but I want to tell you to read these adverb phrases so that you will do this exercise very clearly. Now let's start. First sentence is, we learned the tricks of the trade step by step. So tricks step by step. This is the phrase, the trade tricks of the trade step by step. Rakesh and his family, in all probability, we have settled down in Mantham. Rakesh and his family, in all probability, have settled down in all probability is the adverb phrase. Third sentence is, this is without doubt the best bed and breakfast I have ever stayed in. It is beautiful place with a warm and relaxation atmosphere. With a warm and relaxation atmosphere.
The sun set in a short while and darkness descended upon the valley. Descended upon the valley is the adverb phrase. We have been promised that the goods will be dispatched at an early date. Dispatched at an early date is the adverb phrase. It started raining without any warning. We had to take shelter under a huge oak tree. Take shelter under a huge oak tree is the adverb phrase. Okay, students. Now on the B exercise, rewrite these sentences replacing the highlighted adverb phrases with adverbs of the same meaning. अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, इफ़ यू प्रिजर्व योर विल सक्सीड इन द लॉन्ग रन. इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत टाइम से जो काम चल रहा है उसे. तो हम इसे लिख सकते हैं यू विल सक्सीड एट द एंड या इन द एंड. ओके, या फिर ये लिख सकते हैं हम इसे long ago. Long ago. इस तरीके से we have to give a short meaning of the full sentence. Okay students, so this is your homework. You have to do this on your own. आपको जैसे एडवर्ब्स के मीनिंग दिए हुए हैं, इस तरीके से ही इनको आपको मीनिंग गिवन है, आपको इनको वन वर्ड में लिखना है. ओके. Now on the third exercise is rewrite these sentences replacing the highlighted adverbs with suitable adverb phrases. अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस है, हैज़ एनी न्यू कलेक्शन ऑफ योर स्टोरीज बीन पब्लिश्ड रिसेंटली. सो रिसेंटली का मीनिंग होता है कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं नॉट लॉन्ग एगो. ओके, रिसेंटली का मतलब होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. सेकेंड सेंटेंस इज द पैकेज कंटेनिंग porcelain, glass and painting has probably been lost in transit. Has probably. Probably का मतलब क्या होता है? Here probably means कि शायद, ठीक है, ज़्यादा शक नहीं, शायद खो गया है. सो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे विदाउट मच डाउट. सो यू आर राइटिंग हेयर विदाउट मच doubt. Okay students, like this you are going to do this exercise on your own. This is your homework. If you are having doubt, otherwise I will write it down for you if you want. So here I am going to write it down the meanings of these words which are highlighted. Impudently. What is the meaning of impudently? Impudently means disrespectful or offensively bold. Offensively bold. OFFENSIVELY. Offensively bold यानी कि disrespectfully, अच्छे से जो बात नहीं करते उनके लिए हम यूज़ करते हैं impudently. Okay students, now rest of the words you have to find out because they are the easy words. You can use in your daily life also. So students, I hope you understand the adverb phrases we completed with the book exercise and the matter of adverb phrases. Thank you everyone. Good morning students, welcome to online classes. Student for class 8, we are just doing the revision of chapter number 6. So start. So students, see the question number first. What were all the mythological creatures believed to possess? यानी कि जितने भी mythological creatures हैं उनकी क्या जो है beliefs थी, उनको कैसे समझा जाता था, उनकी क्या beliefs थी.
Answer of this question is all the mythological creatures were believed to possess create wonder and excitement in our life, having magical or supernatural powers. Some were टेरेबली एविल एंड डेंजरस। ये जो मैथोलॉजिकल क्रीचर्स थे इनका विश्वास ये इस चीज़ से बिलीव कर देते थे कि वो उनको किस तरह से एक्साइटमेंट होता था और उनकी जो है लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता था, जैसे मैजिकल है या सुपरनेचुरल पावर से वो चीज़ें होती थी, और साथ ही साथ उनकी जो है उनमें से कुछ तो ऐसे होते जो बहुत ही ज़्यादा टेरेबली इवल और डेंजरस होते थे। Now see the question number 2. What led to the widespread belief that the Basilics were able to walk on water? क्या चीज़ मानते थे कि वो बिस्लिक्स जो है वाटर पर चल सकती थी? Answer of this question is widespread belief that Basilics were able to walk on water due to their hind legs. It could move rapidly and they were known for crossing still water in a nearly upright position because of its सरप्राइजिंग एबिलिटी। यानी कि जो बिस्लिक्स थी वो अपने उनका बिलीव था कि वो एक वाटर पर चल सकती थी, किससे? अपने पीछे वाले पैरों की मदद से, और वो इस तरह से वो जो है एक कांस्टेंट वाटर पर रैपिडली बहुत ही तेज़ी से भाग सकती थी, और ये जो है उसका जो है एक सुपरलेटिव एबिलिटी थी उसकी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेयर डू वी फाइंड द मेंशन ऑफ मॉन्स्टर, हु किल हिम? हमें ये मॉन्स्टर जो मेंशन किया हुआ कहाँ पे मिलता था और उसको किसने मारा? द मेंशन ऑफ मॉन्स्टर इज फाउंड इन ग्रीक मैथोलॉजिकल। इट वॉज किल्ड बाय ट्रेजर द सन ऑफ द किंग ऑफ एथेंस। यानी कि जो मेंशन मॉन्स्टर है वो ग्रीक में पाया जाता, ये ग्रीक मैथोलॉजी में पाया जाता था, और इसको जो है ट्रेसर ने मारा था, जो कि किसका सन था? राजा का, एंथस। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द कॉमन बिलीफ ऑफ द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन्स अबाउट द ड्रैगन? यानी कि ड्रैगन के बारे में रोमन्स और ग्रीक्स की कौन सी ऐसी चीज में जो है समानता थी? The common belief of the ancient Greek and Roman about the dragon that they had the ability to understand to convey to mortals the stars of the earth। यानी कि दोनों जो चीज़ ग्रीक और रोमन में जो कॉमन थी ड्रैगन के प्रति, कि उनमें एक एबिलिटी थी अंडरस्टैंडिंग की, और वो एक दूसरे की बातों को समझ सकते थे, और जो है वो अर्थ पर जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉन्स्टर के ड्रैगन जो है मैथोलॉजिकल क्रिएचर के रूप में थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वाज ए लंग? हाउ डिड इट ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर द पीपल? यानी कि लंग क्या चीज़ थी और ये एक शुभ संकेत कैसा था लोगों के लिए? Answer of this question is the lung stood for a power of the king. It brought good fortune for the people by bringing rain and stopping floods. लंग जो है वो एक पावर थी लोगों के लिए, राजा की, और ये एक गुड फॉर्चून इसलिए थी क्योंकि इसके जो है ये रेन लाता था और स्टॉप फ्लड, जो फ्लड्स आते थे उसको भी स्टॉप करता था। So see the question number 6. How according the Europeans did the unicorn look like? यानी कि यूरोपियंस के नज़रों में यूनिकॉर्न कैसा दिखता था? According to the Europeans, and unicorns look like a beautiful and spotlessly white horse with a single horn producing from its forehead with magical power। यानी कि अकॉर्डिंग यूरोपियंस के अकॉर्डिंग यूनिकॉर्न कैसा दिखता था? एक बहुत ही सफ़ेद ब्यूटीफुल जो है हॉर्स था, वाइट हॉर्स था, और जिसके जो है बीचों बीच माथे पे सिंगल हॉर्न थी, जो कि जो है दिव्य रूप से वो था, और उसमें क्या था फॉरहेड की वो जो एक हॉर्न जो उसके माथे पे था वो एक मेडिकल पावर से लबलेस था। व्हाट डिड द किंग Kirin do when it saw an evil person?
जब वो की रिंग था वो जो किसी एविल पर्सन को दिखता था तो वो क्या करता था? इन जापान द यूनिकॉर्न वॉज called the Kirin. When it saw a evil person, it would cross him or her with its horn. तो जो है जापानीज के अनुसार यूनिकॉर्न जो था उस वहाँ पे जापान में कीरिंग के नाम से जाना जाता था, और जब भी वो किसी एविल पर्सन को देखता था तो वो अपने उस हॉर्न से जो है उसे चोट नुकसान पहुँचाता था। सो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपका यहीं तक। आपको जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती आती हूँ कि आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Hello student, in 8th class GK, today's session I Priyanka ma'am revised chapter number 23. Our chapter name is International Organization. यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल का मतलब होता है जो अपने देश के साथ जो अदर देश का कॉन्टेक्ट होता है उसको इंटरनेशनल बोलते हैं, ओके। और नेशनल होता है जो कॉन्टेक्ट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने देश के अंदर होते हैं उसको बोलते हैं नेशनल। तो यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? संगठन, मीन्स बिजनेस टाइप में कोई भी कंपनी वगैरह होती हैं, इस टाइप के होते हैं। इसमें कोई बैंक भी हो सकता है और कोई अदर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो किस किस वर्ग में फेमस है। और फर्स्ट वन इज इट इज इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन सेटअप प्राइमरली विद ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्पिंग द अंडर डेवलप्ड कंट्री। स्टूडेंट, अंडर डेवलप्ड कंट्री क्या होते हैं? जो कंट्री कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं हुए, मीन्स जिनकी डेवलपिंग प्रोसेस चल रही है, जो विकासशील है, मीन्स जिनका विकास पूर्णतया नहीं हुआ है, ओके। हमारा इंडिया भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में काउंट होता है, ओके। इन द डेवलपमेंट प्लान्स इट्स हेडक्वार्टर इज इन at Manila. Nearly 60% of its capital has been contributed the regional members and rest by the USA and the UK and the Italy. तो स्टूडेंट, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका क्या नाम है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एशियन कॉन्टिनेंट के जो कंट्री है अंडर डेवलप्ड उनके लिए एक बैंक है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए मनी प्रोवाइड करता है, ओके। Now next one is this organization was formed in 1985 by the leaders of India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Maldives. ये इंडिया के नेबर कंट्री हैं सभी। Recently Afghanistan is included as a member of this organization. Its main objective are, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू एक्सेलरेट economic growth of any country and to promote collective self reliance. तो स्टूडेंट, इनके ये मेन ऑब्जेक्टिव है और इसका नेम है सार्क, SAARC, सार्क बोलते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट वन इज इट वाज सेट अप इन 1989. इट हैज 21 मेंबर्स। तो 21 मेंबर्स में 21 कंट्रीज के नेम है: ऑस्ट्रेलिया, बर्नी, कनाडा, चिले, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ एंड न्यू जिनेवा, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, USA, रशिया एंड वियतनाम। इट्स हेडक्वार्टर एज इन वीना। इसका हेडक्वार्टर है वो वीना में है। स्टूडेंट, APEC इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज इट इज फ्री एसोसिएशन ऑफ 54 sovereign independent state and most of its members have parliamentary form of the government. The member meet at once 2 years, discuss the question of economics policy and exchange of training facilities and other matters of common interest. स्टूडेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। नाउ नेक्स्ट वन इज दिस इज ए मूवमेंट बेस्ड presumption that exercise of powers blows conducive to a world peace and therefore its members have not joined any power. At present it has 155 members. में 115 members हैं और ये जो है किसके ऊपर बेस है? प्रीएम्पशन मूवमेंट बेस्ड ऑन प्रीएम्पशन, जो पूर्व धारणा होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है इसमें। और जो है
वो मेंबर्स होते हैं वो नॉट ज्वाइन पावर ब्लॉक के बेस पे ज्वाइन नहीं किए जाते। एट प्रेजेंट इसमें कितने हैं 115 मेंबर्स हैं, तो इसका नाम है NAM। It is a fact which was signed on April 14, 1949. Its present 19 members, और यहाँ जो 19 members उनके नेम गिवन है UK, कनाडा, फ्रांस, नीदरलैंड्स और बेल्जियम, लुक्समबर्ग एंड स्पेन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक एंड रशिया। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या पॉलिसी प्रोवाइड करता है? अटैक ऑन एनीवन द सिग्नेचरी विल बी ट्रीटेड एज अटैक टू ओन। मीन्स इस ग्रुप में किसी एक कंट्री पे अगर कोई अदर कंट्री अटैक करता है, इट मीन्स उन्होंने सभी पे अटैक किया है। सिग्नेचरी प्लीज टू सोल्व देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट इन विच दे मे बी इन्वॉल्व इन पीसफुल मीन्स इसमें जो कंट्रीज होते हैं उनको एज ए सिग्नेचरी ट्रीट किया गया है, और वो इस तरह से प्लीज का मतलब एक तरह से शपथ लेते हैं कि जो सभी देशों में से किसी में भी कोई अटैक या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सभी देश उसका मिलकर साथ देंगे, जो इस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूडेड है वो सभी कंट्री। इसका नाम है NATO, नाटो। तो स्टूडेंट, आपके लिए एक असाइनमेंट वर्क है इस चैप्टर में कि आपको इन सभी की फुल फॉर्म लर्न करनी है जो आपसे एग्जाम में आस्क की जा सकती है। जैसे ADB, तो ADB की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसी तरह सार्क की फुल फॉर्म राइट करनी है, APEC की एंड NAM की, और लास्ट वन इज नाटो की। तो ये आपको लर्न करनी है और राइट भी करनी है अपनी नोटबुक में और नेट से सर्च करके। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer, and today's my topic is MS Word. So let's start. Today's topic is how to insert a default paragraph. Next one is how to insert a drop cap text, and last one is how to insert signature line, and how to insert current date and time. So let's start our topic. Student, in this video I will tell you about sometime we need a default paragraph for applying many functions. So I tell you how to insert a default paragraph in your document page. First you have to write a command equal to RAND, random के लिए RAND rand कमांड यूज करेंगे, और ब्रैकेट स्टार्ट। देन आपको जितने कॉलम, जितनी लाइंस का पैराग्राफ और जितने पैराग्राफ चाहिए आप उतने यहाँ राइट कर सकते हैं, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस एंटर। हियर यू सी यू प्रेस 4,5 मीन्स 4 पैराग्राफ हैं ये और 5 लाइन्स हैं हर में, ठीक है। सो स्टूडेंट, लाइक दैट यू कैन इंसर्ट एनी पैराग्राफ and apply any operation. For example, you want to apply the operation bold. Select this paragraph and click on B, bold, italic, underline. Okay, like you can apply any type of operation. So student, you have to use rand command for inserting any default paragraph in your document page. Students, sometimes we see in the paragraph first letter is capital and complete in 3 or 4 lines. Like that you have to click on drop cap and select like that dropped. अगर आपको इन मार्जिन मीन्स आपको पैराग्राफ जो फर्स्ट लेटर है उसको इस पैराग्राफ के बाहर आपको इंसर्ट करना है तो इन मार्जिन पे क्लिक करेंगे। अगर ड्रॉप मीन्स इसके अंदर ही करना है तो ड्रॉप पे क्लिक करेंगे। यू कैन सेलेक्ट हियर लाइक दैट। ओके, जनरली इट्स सीन इन योर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। ओके, like this you can insert and you can, if you want to remove then again drop cap and none पे क्लिक कर देंगे। ओके, now I tell you how to insert current date and time on your document page. Click on date and time.
here you can choose the format of the date and time like that. Okay, and click anyone and click on OK. Here you see your date is inserted here. Okay, in next I will tell you how to insert a signature line. Student, all these options are available in insert tab. So for do this, you have to click on insert tab and then click on signature line. Okay, now you have to write the signature, and signature title means signature किसकी है, मैनेजर है, टीचर है, डायरेक्टर है. ओके, और नेक्स्ट सजेस्टेड जो जिसके साइन है उसकी ईमेल आईडी. ओके, you have to fill these 3 columns and then press OK. Like that you have filled all the columns and click on OK. Like that. Here you see that is the signature line and that is the signature and that is the address of the signature. मीन्स मैनेजर है, डायरेक्टर है, टीचर है, क्या है वो उसकी यहाँ पे पोस्ट राइट कर रखी. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इजीली. बेस्ड ऑन दैट वीडियो, दैट इज योर रिटन असाइनमेंट. आई होप you complete that assignment. First is question is which command is used to insert a default paragraph. तो मैंने आपको कमांड बताई थी equal to rand command. In which menu bar drop cap option is available. Drop का जो कैप है वो ऑप्शन किस में होता है? इंसर्ट मेन्यू बार में. राइट स्टेप हाउ टू इंसर्ट सिग्नेचर लाइन. सिग्नेचर लाइन के लिए फर्स्ट आपको इंसर्ट पे क्लिक करना होता है, देन क्लिक ऑन सिग्नेचर लाइन, then click on, then fill 3 columns. Like that you have to complete your assignment. I hope you easily understand your assignment work and written in your notebook. Okay, thank you. Have a nice day. A very pleasing morning to all my dear students of class 8. This is Vinita ma'am, your science teacher, welcoming again to all of you on our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are doing the revision work of our Essay 1 examination preparation. So student, to continue that, I am going to discuss chapter 12 exercise with you today. So let's get started. Student, today we will do the exercise of chapter 12. Firstly, we will start it from the MCQs. First one is tick the correct option. आपको tick the correct option पर tick करना है. That are the MCQs in this. You will be provided by the 4 options and the one will be the correct answer. Okay, the friction can be increased by. Friction किस तरीके से बढ़ता है? Making the surface rough. Surface को rough बना करके. लुब्रिकेटिंग द सर्फेसेस को लुब्रिकेट करके, ऑयलिंग वगैरह करके. यूजिंग बॉल बियरिंग जो छर्रे बोलते हैं. यूजिंग स्ट्रीमलाइन शेप, या उनकी शेप को स्ट्रीमलाइन करके. सो स्टूडेंट, द राइट आंसर इज मेकिंग द सर्फेस रफ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रिक्शन इंक्रीज कैसे किया जाता है. ओके, सो रफ सर्फेसेस बना करके हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. ये जो ऑप्शन है दीज आर यूज टू डिक्रीज द फ्रिक्शन. ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड वन. द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज जस्ट बिगनिंग टू मूव इज नोन एज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. कब अप्लाई किया जाता है? जब, देखिए बोल के आ रहा है क्वेश्चन में कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज जस्ट बिगनिंग टू मूव. जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट शुरू हुआ है कि मतलब मूव करना स्टार्ट किया उसने, और उस टाइम पे जो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो उस टाइप के फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे, उसको स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा प्रेशर की नीड होती है. आप सपोज दैट आप बॉल का एग्जाम्पल ले लीजिए, या सपोज दैट इस पेन का एग्जाम्पल. ये रेस्ट पोजीशन पे इसको मुझे मूव करना है, तो मुझे थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए हो, बिकॉज उसके बाद इसमें अपने आप फ्लो हो जाएगा. देखिए अपने आप मूव करे, तो लाइक दैट. तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो उस टाइप के फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन. द सेकेंड वन इज विच फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और उसको मूव करना है हमें, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन. स्टूडेंट, द आंसर विल बी द स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, हमारा करेक्ट आंसर स्टैटिक फ्रिक्शन है.
फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड, जो फ्रिक्शन फोर्स फ्लूइड के थ्रू लगाया जाता है। फ्लूइड में ऑलवेज स्टूडेंट देखिए कौन सा फ्रिक्शन लगता है, ऑप्शंस आर ड्रैग, थ्रस्ट, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हमेशा फ्लूइड्स में ड्रैग फ्रिक्शन लगता है। ओके, द राइट आंसर इज ड्रैग। क्वेश्चन नंबर 5 इज बॉल बियरिंग्स आर यूज टू, बॉल बियरिंग्स का यूज किस लिए किया जाता है? इंक्रीज फ्रिक्शन, डिक्रीज फ्रिक्शन, ऑप्टिमाइज फ्रिक्शन, नॉन ऑफ दिस। इंक्रीज मीन्स बढ़ाने के लिए, डिक्रीज मीन्स फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ऑप्टिमाइज मीन्स दोनों में बैलेंस आप कह सकते हो बनाने के लिए। नॉन ऑफ दिस में से कोई से नहीं। द राइट आंसर इज डिक्रीज फ्रिक्शन, बिकॉज बॉल बियरिंग्स जो होती हैं, आपने छर्रे देखे होंगे, इस तरीके का बना हुआ होता है। आप दीज इमेजेस यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, राउंड शेप में 2 सर्कल बने होते हैं, उसमें बीच में इस तरीके से छर्रे डले हुए होते हैं। ओके, दैट वी कॉल द बॉल बियरिंग्स। तो ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं फ्रिक्शन को। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। When one surface moves over another, the grooves dash with the each other. जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो उसके जो ग्रूव्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपस में, दे गेट इंटरलॉक्ड। सो द वी विल राइट हियर इंटरलॉक्ड। ओके, नेक्स्ट इज डैश इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। एक सेल्फ एडजस्टिंग जो अपने आप ही चीज़ों को एडजस्ट कर ले, एक ऐसा फ्रिक्शन, ऐसा फोर्स जो कि वहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा उस टाइप का फोर्स, तो उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट फ्रिक्शनल फोर्स। वहाँ पे वो फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्टिंग फोर्स होता है। सोप सॉल्यूशन आर स्लिपरी इन नेचर। देखिए सोप सॉल्यूशन के बारे में हम सभी जानते हैं, दैट इज स्लिपरी इन नेचर। द डैश फ्रिक्शन इज ग्रेटर दैन द डायनेमिक फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन जो कि डायनेमिक फ्रिक्शन से बड़ा है, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। द नेक्स्ट वन इज वी कैन रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस बाय गिविंग थिंग्स अ डैश शेप। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो एयर में मूव कर रही है तो उसको हम किस तरीके का शेप दे करके फोर्स को, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, तो दैट वी कॉल द स्ट्रीमलाइन शेप। whenever I have taught you the chapter, I have told you that the object which are having the streamline shape can move very easily in the air. तो streamline shape के एग्जाम्पल स्टूडेंट मैंने एरोप्लेन का दिया हुआ था। The next is true false. Write T for true and F for false for the following statement. Few statements are provided to you and you have to give the answer that these are the true or false. The first one is sliding friction is another name of dynamic friction. Sliding friction जो है वो dynamic friction का another name है। Yes student, this is true. The use of lubricants make the surface smooth. Lubricants का use करके हम surface को smooth बना सकते हैं। Yes, this is also true. A streamlined shape is used for reducing frictional force. Yes student, streamlined shape मैंने अभी आपको बताया just few second ago कि स्ट्रीमलाइन शेप को बना करके हम फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर सकते हैं। सो दैट इज वाई इट इज़ ऑल्सो ट्रू। स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन। नो स्टूडेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से कम नहीं होता। दिस इज फॉल्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस इज इन कॉन्टेक्ट। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एरिया ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आ रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो उसका कितना एरिया वो कवर अप कर रहा है, so on that the force of friction depends. So this is also true. Now student move to the one word answer. We have completed our true false and in that only fourth number true false is false and all the rest of are true. Now one word answers are force that acts along the surface of contact between two bodies. एक ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में आ रहा है। सपोज दैट ये हमारा क्या है, पेपर जो है ये हमारा एक फोर्स एक सरफेस है और ये पेन मेरा दूसरा सरफेस है। ओके, नाउ सी देखिए ये दोनों अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो इस समय कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, मीन्स उसे हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो अपोज करते हैं, तो वहाँ पे कैसा फोर्स या फ्रिक्शन क्या है, वट एवर दैट इज गोइंग टू बी क्रिएट। द आंसर इज फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन। वहाँ पे या तो फ्रिक्शन होगा या फिर फ्रिक्शनल फोर्स होगा। देखिए स्टूडेंट, डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज वर्ड, दे बोथ आर द सेम। ओके, नाउ थर्ड वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट दैट गिव राइज टू फ्रिक्शन। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से फ्रिक्शन बनता है, so that we call the molecular addition. You can't get this word in your chapter, so आपको टेक्स्ट बुक में ये आंसर नहीं मिलेगा। irregularities only mention हो सकता है, but the correct answer is molecular addition। देखिए बिकॉज molecular addition का मीन्स होता है
मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक जाते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको ग्रूव्स एंड रिजेस के बारे में बताया था, लाइक दैट। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड के थ्रू एक्सर्ट किया जाता है, ऑलवेज इट इज ड्रैग। द हमेशा जो मैंने बताया आपको कि फ्लूइड्स में जो फिर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है वो ऑलवेज स्टूडेंट क्या होता है? ड्रैग बोलते हैं उसे। नाउ द नेक्स्ट इज द सब्सटेंस अप्लाइड इन बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट टू रिड्यूस फ्रिक्शन, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगाया जाता है। देखिए, दो ऑब्जेक्ट हैं या दो सरफेसेस हैं, दो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए स्टूडेंट वी यूज़ द लुब्रिकेंट, हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेंट में ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, बॉल बियरिंग्स हो सकते हैं, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो लुब्रिकेंट्स के हैं। सो इसको अप्लाई करके हम उसमें के फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, इससे हमारे जो मशीनरी पार्ट होते हैं उनमें वियर एंड टियर की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज कंटेंट फॉर द रिवीजन वर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय।